बौद्ध जी, मैं बहुत बहुत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेवारी सौंपी। कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम विश्व को शांति का संदेश देखने वाले करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब को कोटि कोटि वंदन और बहुजन समाज में जन्मे सम्मानित वे महान पुरुषों का और बाबा साहब के प्रथम गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले जी को सादर वंदन, कोटि कोटि नमन। सभी प्रदेशों के सम्मानित संयोजक, सह संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य, समस्त पदाधिकारी और समाज कार्यकर्ता, सर्वप्रथम बाबा साहब की जन्म जयंती, महात्मा ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती की हार्दिक बधाई सपरिवार। साथियों, आज 16 अप्रैल को हम लोग जूम ऐप के माध्यम से संपूर्ण भारत के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सचिव, राष्ट्रीय महासचिव सभी आज, जैसा कि पिछली मीटिंग में तय था, संस्था का निर्देश था कि अप्रैल माह को हम संकल्प समारोह के रूप में मनाएंगे। तो शुभारंभ करेंगे महात्मा ज्योतिराव फूले जी की जन्म जयंती 11 अप्रैल और परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल। ये संयुक्त रूप से आज का विषय था। संयुक्त रूप से हम इस कार्यक्रम को समूचे प्रदेशों में जहां जहां हमारे कार्यकारिणी के लोग हैं, सदस्य हैं, सभी बनाएंगे अपने अपने तरीके से। खासतौर से तो फिजिकल, सभी जगह पर फिजिकल बनाएंगे हम लोग। लेकिन आदरणीय बौद्ध जी, कार्यकारी अध्यक्ष साहब से मेरी बात हुई थी, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन था, महाराष्ट्र में लॉकडाउन था, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को जूम ऐप के माध्यम से करीब दिन में 2 बजे अपने साथियों के साथ एक वेबिनार के माध्यम से चर्चा की। आज उनकी समीक्षा संयुक्त जांच में किन किन प्रदेशों के लोग क्या कर रहा, इस कार्यक्रम को कैसे लोगों ने बनाया है, आज सारे प्रदेशों की जानकारी लेंगे। मैं आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम का शुभारंभ करें और सभी प्रदेशों को जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी से बारी बारी सभी को संबोधन का अवसर दें। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यक्रम विश्व। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आज की कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहता हूं। इसमें प्रदेश संयोजकों से जानकारी ली जाएगी और प्रदेश कार्यकारिणी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके विचार लिए जाएंगे। तो मैं सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य माननीय जगन्नाथ सेवरिया जी पेंटर साहब से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें और दोनों जयंतियों के संयुक्त रूप से अपने बात रखें। माननीय सेवरिया, अपने माइक को म्यूट करें। जी, हो गया आपका माइक। सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संपूर्ण परिवार को, उपासकों को, उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मान्यवर, सबसे पहले मैं महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए
और तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के मान्यवर काशीराम साहब तक को नमन करते हुए, और जो भी हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी को नमन करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। भाइयों, आज दिनांक 16 तारीख को ये वेबिनार का कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण भारत में चल रहा है। इसमें मेरा कहना ये है कि सबसे गर्व की बात हमारे लिए ये है कि कनाडा से रानी एलिजाबेथ ने अपने राज्य में और भी देशों में निर्देशित करते हुए, और कम से कम अपने देश में उन्होंने इस बात को कहा था कि 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती सबकी सबसे पहले छुट्टी रहेगी, पूरे सरकारी दफ्तरों की छुट्टी रहेगी, और हम इस पर्व को समता दिवस के रूप में मनाएंगे। और मेरे बाबा साहब का जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया गया है। ये इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। बाबा साहब ने जो कार्य किए, अभी जूम ऐप पर मीटिंग में बहुत लोग मुझसे बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे होंगे। सबको पता है बाबा साहब ने संविधान लिखते समय केवल और केवल दलित समुदाय या बैकवर्ड किसी एक के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने संपूर्ण भारत के लोगों के लिए ये संविधान लिखा, और इसमें एक एक चीज अंकित कर दी हर किसी के लिए, चाहे वो अपर कास्ट के हों, चाहे वो निम्न श्रेणी के हों, बैकवर्ड हों, माइनॉरिटी हों। और जो संविधान बाबा साहब ने इस भारत को दिया, उस संविधान का पूरी दुनिया इस संविधान का सम्मान करती है, और भारत के संविधान की तर्ज पर अपनी अपनी सरकारें सारे देश चला रहे हैं। अफसोस कि हमारे भारत में ऐसी क्या विडंबना है कि जो इन लोगों के गले ये संविधान नहीं उतर रहा है, और ये संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे के सारे हक हकूक जितने बाबा साहब ने दिए थे वो सब खत्म करते जा रहे हैं। और बाबा साहब ही ऐसे महामानव थे जिन्होंने युगों युगों से सताई हुई महिला को अपने संविधान के तहत अपने संविधान में जो महिला को बराबरी का दर्जा दिया, ऐसे महापुरुष को बार बार नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। भाइयों, भारत जैसा संविधान शायद ही, और सारे देश भी ये कहते हैं कि भारत जैसा संविधान, भीमराव अंबेडकर जैसा संविधान पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं लिखा है। तो भाइयों,
हमारे बाबा साहब ऐसी महान हस्ती थी कि गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पहले 2564 वर्ष पहले पैदा हुए भारत में। उसके बाद 2564 वर्ष बाद 2500 वर्ष बाद बाबा साहब पैदा हुए। और हमें तो ये समझ लेना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध ने धम्म हमें दिया और उसी धम्म को बाबा साहब ने पूरा का पूरा धम्म आपको संविधान में उतार करके दे दिया। उधर तथागत गौतम बुद्ध ने नारी जाति को अपने बराबरी का दर्जा दिया, तो वहीं बाबा साहब ने नारी जाति को संविधान में नारी जाति के लिए, नारी जाति के संविधान में बराबरी का दर्जा दिया। हर चीज में बराबरी का दर्जा दिया, चाहे वो जमीन जायदाद का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो, राजनीति का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सारे मामलों में बाबा साहब ने बराबरी का दर्जा दिया नारी को। और ऐसे थे मेरे बाबा साहब, पूरे संसार के सर्वे में ये पाया गया है तथागत गौतम बुद्ध के बाद जो ये बाबा साहब का जो जब जन्म हुआ, उसके बाद वो संघर्ष करते जवान हुए, उन्हें संविधान तो सर्वे में ये पाया गया कि इनसे बड़ा विद्वान गौतम बुद्ध के बाद पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हुआ। तो ये तो भारत है, वो विश्व रत्न है, विश्व रत्न है, विश्व रत्न है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और लोगों ने भी बोलना है, मुझसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं इस वेबिनार में। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय पेंटर साहब। हमें आपका उद्बोधन संगठन को प्राप्त हुआ, संगठन आपका बहुत शुक्रगुजार है। अब हम चलते हैं उत्तराखंड से उड़ीसा की ओर, जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से उड़ीसा के साथियों ने सेलिब्रेट किया है। तो मैं इस क्रम मैंने ऐसे बनाया है बोलने का कि एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और एक प्रांतीय संयोजक। तो मैं उड़ीसा के प्रांतीय संयोजक माननीय धमप्रिय साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और उड़ीसा में आपने किस प्रकार से सेलिब्रेट किया और आप उसको रखें। माननीय धमप्रिय एमआर प्रशांत साहब। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है सर जी। सबसे पहले टौणा के सागर महाकाउंट तथागत गौतम बुद्ध से लेकर हमारे मुक्तिदाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे बहुजन समाज को जगाने वाले माननीय काशीराम साहब को कोटि कोटि नमन। और इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी पदाधिकारी है सभी को मेरा महत्वपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। तो ये है कि हम लोग जो बहुत कोशिश किए था, यहाँ ऐसे अड़चन पैदा हो गया था कि कहीं भी जाने से तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा था वो है जो हमारे परमिशन का। तो ये कलेक्टर ऑफिस में, सब कलेक्टर ऑफिस में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास परमिशन लेना पड़ता है।
तो हम लोग भी गए और वहाँ एक अधिकारी जो थे सब कलेक्टर, उन्होंने बोले कि नहीं, जो कोविड-19 का जो रूल है इसके तहत हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो मैं ऐसे फॉर्म लेके गया था और हमारे साथ फिर हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, माननीय नेपाल सर तांडी सर, वो और हमारे जो है ये मैसर संडे सर, उन्होंने बोले कि चलो हम चलते हैं साथ में, और वो कैसे नहीं दे रहे हैं। हम गए, जाने के बाद हम घुसे वहाँ, और घुसने के बाद फिर हमारे वो संडे सर बोले कि देखिए मैडम, देखिए बहन, आप बहन लगेंगे, लेकिन हमारे महिला अपने वर्ग का थे, तो ये बाबा साहब की बदौलत आपने इस कुर्सी पर बैठे हैं, और इसके तो आपको जैसे भी इसको देना चाहिए, और अब शादी ब्याह में दे सकते हैं, और हमारे महापुरुषों का जो जयंती है और इसके लिए हम आप नहीं दे सकते। तो बोले ठीक है, मैं आपको परमिशन दे दूंगा, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो है, वो पुलिस स्टेशन में अगर आपको परमिशन मिल जाता है तो हम आपको देंगे। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए और वहाँ बैठे तो बोले कि ठीक है, ये तो रिक्स हमारा है, नहीं आप दे दीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है हमको परमिशन देने के लिए तैयार है। बोले उसके बाद फिर बोले कि नहीं, कि हम ये रिक्स तो हमारा है ना, और हम इसका होगा। उसके बाद तो रिक्स अब सोचिए नहीं और दीजिए, हम यहाँ बैठ कर रह जाते हैं, हम इंतजार करते रहेंगे सर, आप हमको परमिशन दे दीजिए। उसके बाद बोले नहीं, हमारा कंप्यूटर खराब हुआ है और ये ऐसा हुआ है, हम आपको बता देंगे, आपका फोन नंबर दीजिए। इसके बाद मेरा और हमारे जो कमिश्नरी संभाग के हैं अध्यक्ष साहब मैसर संडे जी, जो उनका नंबर हम दिए। उसके बाद रात को मिल गया, और अर्चन हम भी नहीं सोचे थे, और वहाँ हम लोग दे देते कि नहीं, हम लोग 100 करीब अटेंड करेंगे, लेकिन देखते ही देखते बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और जो हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। और इसी तरह हमारे जो बरगढ़ का कार्यक्रम भी वो सफल रहा, और बाकी हर जगह हम फोन किए तो बोले नहीं, हमको तो परमिशन नहीं मिल रहा है, हम कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा तो ये बहुत अच्छा भी हुआ। और उसके बाद सबसे बड़ी जो है हमारा जो दिशा जो निर्देश था कि कोई ओबीसी लोगों के जो है हमारे वो प्रवक्ता होंगे। तो उसके बाद हमारे कुछ ओबीसी लोगों को हम रखे थे, जैसे कि हमारे जीएम कॉलेज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस प्रिंसिपल थे, जो डॉक्टर प्रोफेसर कामदेव जो है कामदेव साहू, और बहुत सारे एक डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने सब प्रिपरेशन करके आए थे। ये बहुत मैंने नया था, और नया था मतलब उन लोग को जानना बहुत जरूरी है। और तो एक शिक्षाविद है, लेकिन सब महापुरुष के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे जो मुक्तिदाता हैं, हमारे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत है, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो उन्होंने तैयार किए थे, जैसे मोबाइल से, स्मार्टफोन से तैयार किए थे कि हम लोग को क्या बोलने का है। उसके पहले हम लोग अपने बच्चों को वो छोड़ दिए, तो बच्चे बोल दिए शुरू से लास्ट तक बाबा साहेब के, महात्मा ज्योतिराव फुले के। और उसके बाद ये हमारे वो बोले कि नहीं, ये जो बहुत दिक्कतें हैं, यानी बच्चे तो सब बोल दिए, हम तैयार होकर आए थे। तो मतलब उन्हें एक हमारा ये संदेश हुआ, जब तक हम अपने महिला वर्ग को और ओबीसी को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा ये कारवां सफल नहीं होगा। तो ये हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से बहुत सराहनीय कार्य हुआ, और ऐसे हमारा एक भाईचारा भी बना। और भाईचारा बनते बनते इसके बाद तो हमारा दिशा था, तो 1 अप्रैल से लेकर हम पूरे 30 अप्रैल तक ये संविधान संकल्प समारोह मना सकते हैं। इसी तरह फिर हम दक्षिण उड़ीसा गए, वहाँ मालकानगिरी, वहाँ भी लोग बहुत उतावला हुए, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर वो पूर्वी उड़ीसा से भी बोले। तो इसी तरह हमारा एक है जो संदेश धम्म के बारे में जानकारी नहीं था, तो बोले कि नहीं, आप देखिए सर, अब किसी को भी भेजिए और हमारे यहाँ हम सब व्यवस्था कर देंगे, और धम्म का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा होने के वजह से, धम्म का तेजी से। और जो कंसेप्ट भी हम बता दिए, देखिए हमारा कंसेप्ट ये है कि हम ज्यादा मेडिटेशन स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने 4 दिसंबर 1954 में जो बोले थे कि हमको ये बुद्ध की सामाजिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर बल देना जरूरी है, और ये हमको हर जन जन तक पहुंचाने का काम है। तो बस सर, बहुत अच्छा हुआ, हर तरफ से भी
बाबा साहब का जयंती चारों तरफ भी हर जगह मनाए धूमधाम से। मालकानगिरी में भी 200-300 हर 4-5 जगह में घुमा, हर जगह अच्छा हुआ। और सब जयंती और मान्यवर जैसे ये पहली मर्तबा हुआ, ओबीसी लोग हमारे बलांगीर से भी उन्होंने भी सेलिब्रेट किए तरफ से। और फिर हमारे का ये 3 ज्यादा हुआ, एक बाबा साहब का जयंती तो चारों तरफ हुआ। तो बस सर वो अपने का जो सर लग रहा है, तो यही थे। और बाकी तो हमारे दो वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो लोग बोलेंगे। जय भीम, 9-10 है। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संयोजक जी उड़ीसा। आपने टीम प्रबंधन और समन्वय के साथ कार्य करने का एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से। अब मैं हमारे दूसरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रवि बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और इसी क्रम में है जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में अपनी बात को रखें। माननीय RS रवि जी, सतना। माइक को अनम्यूट करें सर। RS रवि जी, माइक को अनम्यूट करें। RS रवि जी अभी माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं हमारे दूसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय BL कदम साहब से अनुरोध करता हूं कि माइक को अनम्यूट करें और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रूप में आपने कार्य किया है उसकी। हाँ, बादल साहब आ रही आवाज? जी 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 जी, वेलकम। आप अपनी बात रखिए सर। 5 मिनट 10 मिनट बाद समय देना सर मेरे को। जी अभी 10 मिनट बाद। अभी रवि साहब बोल रहे हैं। हाँ, मैं कदम बोल रहा हूँ, 10 मिनट बाद समय देना मेरे को। ओके, अभी मैं घर में घुसा हूँ। ठीक है, रवि साहब अपनी बात रखिए। रवि साहब को 10 मिनट बाद। जी संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी पूरा कर। आज के पावन अवसर पर सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन करने वाले महान पुरुषों की लंबी कड़ी, लगभग 150 महान पुरुषों की संख्या है। उन सभी महान पुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हैं, वंदन करते, प्रणाम करते हैं। मुख्य रूप से क्योंकि आज महामना महात्मा ज्योतिराव फुले एवं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती संयुक्त रूप से मनाए जाने के संबंध में चर्चा है, इसलिए इन महान पुरुषों को आज के दिन श्रद्धा से, आस्था से नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को दिशा दे रहे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय साहब, महिला विंग की अध्यक्ष महोदया माननीय अंजू बौद्ध साहब तथा हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजन किशोर बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष एवं युवा शक्ति के प्रणेता भाई बादल बौद्ध साहब तथा आज के वेबिनार में शामिल विभिन्न प्रदेशों के संयोजक एवं सह संयोजक, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण तथा शामिल सभी उपासक उपासिकाओं। जैसा कि आज का विषय है कि
परम पूज्य महात्मा ज्योतिबा फुले और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के कथनी एवं करनी से पूरे भारत को और मुख्य रूप से बहुजन समाज को अब तक जो मिला है, उस संबंध में संक्षिप्त में चर्चा करना चाहेंगे। पहले नंबर में बात करना चाहते हैं। संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अपने कैमरा सेट कर लीजिए, आपका हाँ। पंखा अकेला दिखेगा आपको। जी आप ठीक है। हाँ हाँ जी तो साथियों, आज बात रखना चाहते हैं परम पूज्य महामानव या महामना महात्मा ज्योतिबा फुले के संबंध में। वास्तव में जब ठेस लगती है तभी लोग अपने कर्तव्य के प्रति वफादार होते हैं, अब पूरे मन से काम करना शुरू करते हैं। मैं समझ पा रहा हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी जब प्रांत की बारात से उन्हें लौटा दिया गया था, उस ठेस से महामना ज्योतिबा फुले जी को इतनी प्रेरणा मिलती है, वह किसी और से नहीं, आत्मतीपो भाव को ध्यान में रखते हुए अपने आप विचार करते हैं और फिर समाज के काम के लिए पूरे मन से, पूरी नैतिकता से जुड़ जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ, उनका पूरा जीवन पढ़ने पर, व्यवहारिक रूप से जो काम करने का जो उनका तरीका है, उन सब का अध्ययन करने पर यह बात सामने आती है कि महात्मा ज्योतिबा फुले विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य के प्रति, जो महान पुरुष की विचारधारा होती है, उस विचारधारा के प्रति वह हिले नहीं। भले ही उन्हें अपने पिता के घर से निकाल देने की बात हो, पत्नी सावित्रीबाई फुले सहित, चाहे और भी बहुत सारी बातें रही, और अंत में बात आती है कि महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने अपने जीते जी जो महान पुरुषों की विचारधारा है, अर्थात जिसको हम मनुवाद कहते हैं, उस व्यवस्था को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया और उसके विरुद्ध ही वह आवाज उठाते रहे। अब केवल आवाज नहीं उठाते रहे, मनुवाद को हमें कैसे मतलब घेरना है, मनुवाद से समाज को कैसे निकालना है, इस पर उन्होंने ढंग से कार्य किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नारायण गुरु साहब ने और रामास्वामी नाईकर साहब ने काम किया। ईश्वरवाद के विरुद्ध रामास्वामी नाईकर ने जो काम किया, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार महात्मा या महामना ज्योतिबा फुले जी ने ईश्वरवाद के विरुद्ध, मनुवाद के विरुद्ध, जो ईश्वरवाद का भय समाज में व्याप्त है, उसके विरुद्ध उन्होंने बहुत काम किया। तो साथियों, अभी हमारे अन्य वक्ता भी बात रखेंगे, तो अब मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के संबंध में अपनी बात थोड़े समय में शेयर की है। अब दूसरे नंबर पर वर्तमान भारत के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में भी चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो उनके संबंध में भी मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर 3 किताब पढ़ते हैं, ह्यूगो की मिजरेबल और लाइफ ऑफ टॉलस्टॉय और मैडम क्राउड नाम की एक और बुक है। 3 पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ते हैं
इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर कई दिनों तक अत्यधिक दुखी रहते हैं, यहाँ तक कि वह विलाप करते हुए रोते हैं। इसके बाद उन किताबों को पढ़ने के बाद बाबा साहब और भी आप जानते हैं कि केलेस्कर के द्वारा बुद्ध चरितनामा के पुस्तक दी गई थी, उस किताब से भी बाबा साहब को प्रेरणा मिली और बाबा साहब अम्बेडकर इतना प्रभावित होते हैं कि अब उन्होंने अपने इश्क के रूप में करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को निर्गुण उपासक या संत नाग कबीर साहब की बातों को दूसरे गुरु उन्होंने स्वीकार किया और राजनीतिक एवं सामाजिक वर्तमान भारत में क्या परिवर्तन लाना है, ईश्वरवाद से मनुवाद से कैसे समाज को उबारना है, इसके लिए उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया। तीसरे नंबर के गुरु हैं बाबा साहब अम्बेडकर के महामना ज्योतिबा फुले। महामना ज्योतिबा फुले के विचारों से बाबा साहब अम्बेडकर इतने प्रभावित हुए कि क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर महामना ज्योतिबा फुले जी से शैक्षणिक रूप से ज्यादा अच्छे पढ़े थे, आप सब जानते हैं। तो जो अवसर बाबा साहब अम्बेडकर को अंत में संविधान लिखने का अवसर मिलता है, हालांकि बाबा साहब संविधान की पुस्तक लिखने के पहले कई पुस्तक लिख चुके थे, चाहे हु वेयर द सूतराज हो, चाहे अनटचेबल्स हो, चाहे और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो जिन्हें हम कम समय में नहीं याद कर पा रहे हैं। बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स है, ऐसी और ऐसी बहुत सारी किताबें बाबा साहब ने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में लिखा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल भारत के विद्वानों भर का अध्ययन नहीं किया, अपने भारत में जो सामाजिक परिवर्तन करने वाले 150 महापुरुष हैं, केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी विचारधारा भर का अध्ययन नहीं किया, बल्कि जो दुनिया में अर्थात अन्य देशों में चाहे चाहे सुकरात अरस्तु जैसे, प्लेटो अरस्तु सुकरात जैसे दार्शनिक रहे हों, चाहे जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी, फ्रांस के ऐसे कई प्रभावशाली शासक रहे हों, और उस समय के जो भी विचारक थे, चाहे अपने देश के शासक रहे हों, विद्वान रहे हों, संत महात्मा रहे हों, चाहे दुनिया के विचारक रहे हों, संत महात्मा रहे हों, सभी महान पुरुषों की विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी ही गंभीरता से अध्ययन किया। बाबा साहब अध्ययन की एक स्टोरी आपके सामने शेयर करते हैं 1 मिनट में। बात है, बाबा साहब अम्बेडकर एक पुस्तकालय में कोई पुस्तक खोज रहे थे और उसके पहले एक चर्चा आ गई थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा कर दी है कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे लिए मजबूरी थी, लेकिन अब इस धर्म में हम अपने जीवन का अंत नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक क्रिश्चियन डॉक्टर थी या सिस्टर थी, क्षमा करें, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब इंग्लैंड में और अमेरिका में पढ़ने गए थे, कई बार यात्रा में गए थे, तो उन्होंने भी पुस्तक जुटाने में बाबा साहब की हेल्प की थी, मदद की थी। तो जब उनको जानकारी हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय में पुस्तक ढूंढ रहे हैं, तो वह डॉक्टर आती हैं, वो क्रिश्चियन धर्म बिलोंग करती थी और बाबा साहब से प्रार्थना करती हैं कि बाबा साहब, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं सिस्टर बोलिए, आप जो, मैं भले ही पुस्तक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप जो कहेंगी उन बातों को मैं गंभीरता से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप बोलें तो सही। तो फिर उस डॉक्टर ने, लेडी, उस क्रिश्चियन लेडी ने एक आध दो प्रश्न किए कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप हमारे क्रिश्चियन धर्म में आ जाएं तो हम लोगों को, हमारे धर्म के लोगों को बहुत खुशी होगी
और बहुत विकास होगा। तो बाबा साहब ने इतनी बात सुनकर के उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, क्रिश्चियन में दो आपके धर्म चल रहे हैं, एक कैथोलिक एवं एक प्रोटेस्टेंट। अब दोनों धर्म की पुस्तकों का पेज बाबा साहब ने बता दिया कि इस पेज में ऐसा लिखा है, कैथोलिक वाली पुस्तक में ऐसा लिखा है इस पेज में, अब प्रोटेस्टेंट वाली पुस्तक में ऐसा। तो वह लेडी डॉक्टर इतना प्रभावित हुई कि बाबा साहब ने ये उत्तर दिया कि वास्तव में मैं आपके धर्म में नहीं आ सकता। इसमें ये दिक्कतें क्या है आप सब जानते हैं, प्रबुद्ध लोग सभी जुड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सभी धार्मिक किताबों का भी अच्छे से अध्ययन किया था, और बहुत सारी, चाहे राजनीति के पुस्तकें हों, चाहे धार्मिक पुस्तकें हों, चाहे आर्थिक पुस्तकें हों, चाहे साइंस, चाहे वैज्ञानिक उपलब्धियां हों, इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं साइड में कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे पृथ्वी को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के कोणों में विभाजित कर दिया गया है, उसी प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे भारत के विकास को, अब पूरे ये कह लीजिए पूरे बहुजन समाज के विकास को उन्होंने सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से कैसे विकास में ले जाना है। साथ ही साथ फिर समाज में कई वर्ग के लोग हैं, मतलब जो है सवर्ण भी है, अनुसूचित जाति भी है, अनुसूचित जनजाति भी, ओबीसी के लोग भी हैं, फिर साथ ही साथ महिलाएं भी हैं। इन सब में कैसे विकास हो, इसके लिए बाबा साहब ने बखूबी काम किया है। साथियों, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, 1-2 मिनट और समय लगेगा, कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी पेरेंट्स के, अर्थात तो किसी पालक के पास मान लीजिए 1 से अधिक बच्चे हैं, मान लीजिए 2 या 3 बच्चे, अगर उस पालक से या उस पिता से या माता से पूछा जाए कि आप लोग, आपके यदि 3 बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा प्यार आप किस बच्चे को देंगे, तो सभी माता पिता यही कहेंगे उत्तर में कि हम तीनों बच्चों को बराबर। परंतु इसका सही उत्तर ये है कि हर माता पिता अपने उस बच्चे पर ज्यादा ध्यान देता है जो बेटा सबसे छोटा होता है। अर्थात मान लीजिए कोई बेटा क्रिकेट के मैदान में खेल रहा है और कोई बेटा पलने में सो रहा है, तो क्रिकेट के मैदान के बजाय माता पिता का ध्यान पलने में सो रहे बेटा बेटी पर ज्यादा होगा। अब वही इसलिए कि कहीं धोखे दगा कोई बिल्ली जैसे विषैले जानवर कहीं काट न। तो मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उचित समझा कि कहां पर महिलाओं का हित होना चाहिए, वहां पर भी उन्होंने काम किया, कहां पर अनुसूचित जाति का हित होना चाहिए, वहां पर भी उन्होंने काम किया, कहां पर अनुसूचित जाति के लिए काम होना चाहिए, जाति के लिए वहां भी काम किया, कहां पर ओबीसी के लिए काम होना चाहिए, वहां पर भी काम किया। और इस प्रकार से एक बात आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहते हैं। एक बार जो है 80-81 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लेक्चर में कहा था, कहीं बहुत बड़ी सभा में, मीटिंग में, कि हमारे भारत का संविधान हमारे देश के विद्वानों ने इतना अच्छा तैयार किया है कि अगर हमारे भारत के विद्वानों, प्रभावशाली विद्वानों के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण नहीं किया गया होता तो शायद मुझ जैसी विडो महिला भारत जैसे विशाल देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। यह श्रीमती इंदिरा गांधी की बोल। तो मैं कहना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने से पहले वाले सभी महान पुरुषों को, चाहे देश के रहे हों चाहे दुनिया के रहे हों, उन सभी महान पुरुषों को अच्छे से पढ़ा, और पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें बाबा साहब ने दी। और बाबा साहब की अंतिम बात आ रही है, बाबा साहब ने सोचा कि आने वाले समय में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन समाज के लिए कुछ दे देना चाहिए है। तो उन्होंने बहुत ही अनमोल चीज दी है, एक भारत का संविधान, जिसे हम शासकीय बुक कहते हैं, शासकीय किताब कहते हैं, शासकीय ग्रंथ कहते हैं।
उसके अनुसार अब तक 71-72 वर्ष हमारे देश का शासन भी चला। भले ही ढंग से शासन करने वाले लोगों ने ढंग से भारत के संविधान का इस्तेमाल नहीं किया, व्यवहारिक रूप से ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी कुछ परसेंट अगर सुधार देख रहे हैं सभी वर्गों में, तो उसका केवल और केवल कारण है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान का। दूसरी बात, धार्मिक एवं सामाजिक रूप से समाज में कैसे चेतना आए, कैसे जागृति आए, कैसे सुधार आए, इसके लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी किताब लिख दी है, जिस पुस्तक का नाम है बुद्ध और उनका धम्म। ये ग्रंथ लिख करके बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड ही धम्मा, इस पुस्तक के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को भी धार्मिक रूप से भी सुधारने का काम किया है। साथियों, मेरी बात समाप्त हो रही, मैंने समय अधिक ले लिया। 1 मिनट में और बात कहना चाहते हैं कि अब व्यवहारिक रूप आपसे बात शेयर करना चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान चलते 70-72 वर्ष हो गए। मैंने माना कि हमारी पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी को कहते हैं हम जो पेन लिए हैं कलम लिखने की कृपा करेंगे। पहली पीढ़ी शुरू होती है 1935 से लेकर के 1950। यह हमारे समाज का पहला बैच पढ़कर तैयार हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह ग्रेजुएट नहीं हो पाया। कोई अधिकतम 6वीं 7वीं तक पढ़ पाया, कोई टीचर हो गए, कोई पटवारी हो गए, कोई पुलिस में हो गए, कोई छोटे बड़े नेता हो गए, लेकिन इत्तेफाक से 45, 46, 47 तक हमारे बीच के लोग ग्रेजुएट नहीं कर पाए। दूसरा बैच हमारे बीच का तैयार होता है 45-46 के बाद लगभग 1960। इसमें भी ग्रेजुएट बहुत कम हुई। मुश्किल से जिला में मुश्किल से 1 या 2 लोग ग्रेजुएट, यहाँ भी ग्रेजुएट की संख्या कम ही रही। और इस ग्रेजुएट न होने का कारण ये हुआ कि हमारे समाज की जो बौद्धिक जागृति थी, जो जागरूकता थी, वह जागृत करने वाले लोग जब ग्रेजुएट नहीं थे, एक अंग्रेजी में कहावत है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो जब लोग ग्रेजुएट थे ही नहीं, तो समाज को कुछ देने लायक, अच्छा विचार देने लायक लोग नहीं तैयार हो पाए। साथियों, ये तीसरा एवं चौथा बैच मैं कहना चाहता हूँ। तीसरा बैच आता है 75, 76, 80 तक, और फिर चौथा बैच आता है लगभग नीचे। तीसरा चौथा बैच हमारा ग्रेजुएट हुआ, लेकिन इस ग्रेजुएट के बड़ी बड़ी पोस्ट में भी गए लोग, IAS में भी गए, बड़े बड़े विधायक, संसद एवं मंत्री भी बने हैं। लेकिन हमारे बीच के लोग जब ग्रेजुएट हुए, तो अधिकतर जो बड़े बड़े अधिकारी हुए या छोट मध्यम वर्गीय अधिकारी हुए, तो यह जो है बाबा साहब के द्वारा दिए गए सुविधा के कारण विलासिता में डूब गए। तीसरे एवं चौथा बैच जो ग्रेजुएट हुआ, उन्होंने ढंग से वर्क नहीं किया। हाँ, उस समय मानवर काशीराम जी की आंधी चली, तो मानवर काशीराम जी के नैतिकता पूर्ण व्यवहार के कारण, उनके बलिदान के कारण, त्याग के कारण समाज तेजी से बनना शुरू हुआ और राजनीतिक भी लाभ मिलना शुरू हो गया था। लेकिन अब वर्तमान में लगा 5वां 6वां बैच। 5वां 6वां बैच इस समय हमारे बीच में बहुत ग्रेजुएट हर वर्ग में तैयार हो गए हैं, लेकिन 5वां 6वां बैच आते आते जो रोजगार के अवसर थे, वही वर्तमान सरकार ने कमजोर कर दिया है। तो अब इस समय हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जिन्हें हम स्नातक या परा स्नातक अर्थात ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, अर्थात हमारे आज भी वेबिनार में आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, आज के वेबिनार में जो भी 100 सभाओं से जुड़े होंगे, उनमें से 70% हमारे बुजुर्ग लोग ही जुड़े हैं। लगभग 50 वर्ष से ऊपर वाले लोग ही शामिल हैं। मैं समझ पा रहा हूं कि 20-25 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष, जिसे युवा कहते हैं, नवयुवक कहते हैं, वो आज हमारी मीटिंग में नहीं शामिल हैं। इससे बात सिद्ध होती है कि जो हमारा 5वें एवं 6वें जो बैच, जो ग्रेजुएट 5वें एवं 6वें नंबर का जो ग्रेजुएट तैयार हुआ है, वह मिशन से कोसों दूर है।
तो अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं आधा मिनट में। संचालक जी, इस समय हम संगठन पर बात करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा इस समय 2 प्रकार के काम चल रहे हैं, एक ऑनलाइन मीटिंग और दूसरी फिजिकली मीटिंग। तो आप जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष हो गया, पिछले वर्ष लास्ट मार्च से लेकर के और अब तक हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने वेबिनार के माध्यम से जूम मीटिंग आयोजित करके और हफ्ते में किसी हफ्ते में 3 और किसी हफ्ते में 4, लगभग 3 या 4 मीटिंग हफ्ते में, सप्ताह में वेबिनार के माध्यम से मीटिंग होती हैं। और इस मीटिंग में जुड़ने से भी हमारे समाज में तेजी से जागरूकता आना शुरू हो गई है। और फिजिकली मीटिंग भी हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 2007 से लेकर के अब तक फिजिकली मीटिंग भी एक चलते फिरते कॉलेज की तरह अब तक काम किया है। इसके लिए हमारे पूज्य ऑल इंडिया के संरक्षक माननीय अशोकायन साहब, जो इस समय वर्तमान में अत्यंत वृद्ध हैं, और हमारे सीनियर आचार्य मानवर इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब के अथक प्रयास से पूरे भारत के सभी प्रदेशों में जिला वाइज, संभाग वाइज और प्रदेश वाइज फिजिकली भी मीटिंग, कभी 3 दिन की, कभी 1 सप्ताह की, कभी 2 दिन की, कभी 1 दिन की, अब तक मतलब प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए हैं। इससे ऐसा समझ में आता है कि भले ही हमारे देश में 10,500 संगठन काम कर रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि 10,500 संगठनों में से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कार्यक्रम ऑनलाइन एवं फिजिकली भी चल रहा है, हालांकि लॉकडाउन के चलते फिजिकली सभा में प्रशिक्षण में कमी आई है, फिर भी वर्तमान टेक्नोलॉजी का, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अमुक रूप से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल साहब, माननीय चंद्रा साहब, मुकेश बौद्ध आदि के प्रयास से जो ये मीटिंग चल रही है, तो निश्चित ही कि आने वाले समय में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले महान पुरुषों की विचारधारा जो हमारे समाज से दूर होती जा रही है, या अब तक हमारे पूर्वजों ने या हम जैसे प्रबुद्ध लोगों ने जो महान पुरुषों की विचारधारा को, ईश्वरवादी व्यवस्था से दूर होने वाली विचारधारा को, अथवा ईश्वरवाद के भय से मुक्त होने की विचारधारा को, साथ ही साथ जो नशाखोरी की विचारधारा दिन दिन बढ़ती जा रही है, उधर जो है सामाजिक कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा निश्चित ही 1 वर्ष में जरूर कुछ चेंजिंग आई है। पूरे भारत में, ऑल इंडिया में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कद मैं समझता हूं बहुत बड़ा है। अब इसको ढंग से संवारने की, तैयार करने की जरूरत है। हमारे जो प्रभावशाली राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के जो संयोजक, सह संयोजक, संभाग स्तर, जिला स्तर के जो संयोजक हैं, सभी लोग निश्चित प्लान से समाज में स्थायी जागरूकता लाने का काम शुरू कर दिए हैं, और ऐसा वर्तमान में जरूरत भी है। साथियों, आप लोगों को एक अंधविश्वास में जिक्र करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे किसी भाई के पास कोई ट्रक है या बस है, अगर बस पंचर हो जाती है, तो बस या ट्रक का पंचर बनाने के लिए ईश्वरवादी व्यवस्था के तहत मगज के लड्डू, तिल के लड्डू, बूंदी के लड्डू या कि नारियल गुड़ चढ़ाना पड़ेगा वहां पर, कि आप लोग सोचिए कि उससे वहां पर जो है न्यू टेक्नोलॉजी का जैक लगाएंगे, और जैक लगाने के बाद चेसिस को उठाएंगे, फिर टायर को बदलेंगे या कि टायर का पंचर बनाएंगे। यह है न्यू टेक्नोलॉजी जो ट्रक अथवा बस में जैक का काम करता है। उसी प्रकार से न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा वेबिनार के माध्यम से ऑल इंडिया में वेबिनार के माध्यम से मीटिंग शुरू की है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। साथियों, समय कम है, मैं कहना चाहता हूं कि करुणा के सागर तथागत बुद्ध ने 84,000 जगहों में अपने प्रबोधन के उपदेश दिए। उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ने
84,000 जगहों में बुद्ध स्तूप एवं बुद्ध विहार बनाने का काम किए। इसके बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी कलम चलाई कि जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर साथियों, मानवर काशीराम साहब ने ऐसी साइकिल पूरे भारत में चलाई जिसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और साथियों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ऐसा मोबाइल चलाया, वेबिनार के माध्यम से ऐसा मोबाइल चलाया, जिसके लिए पूरा पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल साहब को, और आईटी सेल के इंचार्ज भैया मुकेश बौद्ध जी को, और बीएल चंद्रा साहब को, और इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी हैं, आप सभी का श्रेय जाता है। तो साथियों, अब हम आप इस समय आप सब जानते हैं कि सत्ता भी अच्छे हाथों में नहीं है। इस वजह से हम लोगों को रोड में, सड़कों में लफाजी नहीं करना है। जय जय जय। अगले वक्ता के रूप में झारखंड के प्रदेश संयोजक माननीय राम साहब से अनुरोध है, राम प्रसाद बौद्ध जी से भी अनुरोध है कि उद्बोधन रखेंगे। झारखंड के प्रांतीय संयोजक राम प्रसाद बौद्ध जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। तो आज के इस वेबिनार में मैं सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी श्री धर्म प्रकाश भारतीय जी, मंच संचालन कर रहे श्री बादल सिंह बौद्ध जी, और देश से जुड़े तमाम प्रदेश संयोजक को मैं दिल से नमो बुद्धाय, जय भीम पेश करता हूँ। आज जो अपने महापुरुषों के जन्मदिन के समीक्षा के बारे में जो वेबिनार रखा गया है, जैसे 11 तारीख को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी का जन्मदिन था और 14 अप्रैल को बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का जो फेसबुक पर जो लाइव आए थे, बताए थे कि 11 तारीख को ही दोनों महापुरुषों का जन्मदिन मनाना है, लेकिन कुछ कतिपय कारणों से हम लोगों ने 11 तारीख को अपने महापुरुषों का जन्मदिन ना मना के हम लोगों ने 14 अप्रैल को दोनों महापुरुषों का जन्मदिन मनाया। और उस दिन मैं झारखंड पूरे प्रदेश का तो मेरे पास उतना जानकारी अभी नहीं है, लेकिन मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, झारखंड में एक पलामू जिला है, उस जिले में पलामू, गढ़वाल, लातेहार 3 जिला इस जोन में पड़ता है। तो इन तीनों जिलों में मुझे लगा है, मुझे आंकड़ा मिला करीब 500 से ऊपर गांवों में बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। और उसके बाद लगातार अभी बाबा साहेब के जो लोग उस दिन जन्मदिन नहीं मना पाए, इस कारण से कि जो एक ही दिन जगह बाबा साहेब के जन्मदिन मनाया जाता है, तो कुछ जो ऐसे वक्ता है हमारे समाज में, तो बाबा साहेब के, महात्मा ज्योतिराव फूले के विचारों पर प्रकाश डालने वाले हैं, वो सभी जगहों पे नहीं पहुंचते हैं। तो इस जिले में बाबा साहेब
नेटवर्क समस्या होने के कारण हमारे दोनों साथी अपनी पूरी बात नहीं कर पाए। अब मैं अगले वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ के क्रांति संयोजक माननीय विजय बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात अपने माइक को अनम्यूट करें साहब। जय भीम सर, मेरी आवाज आ रही महोदय? जी जी हल जी धन्यवाद सर। जय। मैं अपनी बात रखने के पूर्व सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारिणी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल साहब और पूरे देश के जितने भी संयोजक, सह संयोजक जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना कारण पूरा लॉकडाउन फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ की राजधानी, मैं रायपुर में रहता हूँ, वहाँ अभी ये कंडीशन है कि जो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है उसको भी पुलिस पकड़ के FIR कर रही है। और 14 अप्रैल के दिन जो हमारे कार्यक्रम की तैयारी थी, हम कलेक्टर में गए थे कि भाई हम कार्यक्रम करेंगे, तो वहाँ तो परमिशन से एकदम इनकार कर दिया गया, हाथ उठा दिया गया। तो साथियों, हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथियों ने कहा कि भाई हम सब अपने अपने घर में बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, ज्योतिबा फुले साहब की जयंती मनाएंगे। और साथियों, इस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी पदाधिकारी हैं, सबने अपने अपने घर में बड़ी शांति रूप से बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की 11 अप्रैल को जयंती मनाए। साथियों, महापुरुषों की जयंती मनाना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें जानकारी, सही जानकारी मिले, क्योंकि इन महापुरुषों ने आज जो हम अपने जीवन को सार्थक रूप में एक अच्छे जीवन को जी रहे हैं, इसमें हमारे महापुरुषों की जैसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, माननीय काशीराम साहब, इन महापुरुषों के अथक प्रयास से आज हम देश में सर उठा करके चल रहे हैं। नहीं तो हम बचपना देखते हैं तो उन बचपने में जब हम देखते थे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो माता पिता थे, हमारे जो बड़े लोग थे, बड़ी ही झुक कर लोगों के सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम आज की इस वर्तमान परिस्थिति में इन महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत आज हम कहीं भी जाते हैं तो हमको सर उठा करके बात करने में बड़ा फक्र महसूस होता है। साथियों, अभी जैसे रवि साहब ने बहुत अच्छा बोला कि बाबा साहब ने कलम चलाई और माननीय काशीराम साहब ने देश में साइकिल चलाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब जिस प्रकार ये वेबिनार के द्वारा आज हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन वेबिनार के द्वारा पूरे देश के संगठन के लोग आज हम एक दूसरे के रूबरू होकर के चर्चा का विषय बनाते हैं और इससे जागृति हम फैलाते हैं। साथियों, ये ठीक है कि हमारे वेबिनार में ज्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जो जुड़ रहे हैं वो सार्थक लोग हैं और हम अपने इस वेबिनार के माध्यम से लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आज पूरे देश में कम से कम 10 से 20 लाख लोगों तक हमारा ये संदेश जा रहा है। लोगों के मन में जो नहीं जानते वो भी जानने लगे भाई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या कर रहा है, कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में इतने कार्यक्रम हो रहे हैं। ये ठीक है साथियों, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाते, तो साथियों ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाते इसका कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्यादा लोगों तक हमारा संदेश जा रहा है। साथियों, ये सही बात है कि हमारे लोगों को वेबिनार में जोड़ने के लिए उत्साहित करना हमारा और आपका कर्तव्य है और
इस वेबिनार के माध्यम से हम देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। ठीक है कि हमारे इस वेबिनार में कुछ लोग साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये भावना व्हाट्सएप में, फेसबुक में देखते तो उनको महसूस होता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस देश में एक संगठन, बड़ा संगठन बनकर उभरने वाला है। साथियों, हमें अपने परिवार के लोगों को जोड़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि हम अपने परिवार जो कहते हैं कि युवा नहीं हो जुड़ रहे, तो युवा कहाँ से आएंगे? युवा तो हमारे घर में ही है ना। हमारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं। तो साथियों, हमें अपने बच्चों को भी पहले जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाद हमारे बच्चे ही इस मिशन को आगे बढ़ाएं। लोगों की शिकायत रहती है, युवा लोग नहीं आ रहे हैं, युवा लोग नहीं जुड़ रहे हैं। हम अपने घर से ही युवाओं को जोड़ें और हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की जन्म जयंती हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जी समय समय पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम का जानकारी देते हैं। इस जानकारी को हमें निचले स्तर तक पहुंचाना है, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। आज हमारे पास साधन संसाधन है। अब जरा सोचिए कि हमारे महापुरुषों के पास कोई साधन संसाधन नहीं था और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष करके इस कारवा को यहाँ तक लाया। अब इस कारवा को अब हमारी जवाबदेही, जिम्मेदारी है कि आगे तक पहुंचाना है, क्यों कि जो हमारे महापुरुषों ने करके गए हैं, उनके दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन को और उनको उनकी ये जन्म समय समय पर जन्म जयंती मनाने का कारण भी यही है कि हमारे जो लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी समय समय पर मिल जाती है। क्योंकि लोगों को सोचना पड़ता है कि आज अम्बेडकर जयंती है, आज फुले जयंती है, आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है और हमारे अन्य जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी समय समय पर जयंती मनाने पर लोगों के बीच में ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये इस महापुरुष ने क्या किया और क्यों इनकी जयंती मनाया जा रहा है। तो साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस देश में मान्यवर साहब काशीराम के बाद अगर समय समय पर जन्म जयंती, आज विगत 10 सालों से, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को 10 साल हो गए, तब से लेके अब तक समय समय पर परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब के नेतृत्व में महापुरुषों की जन्म जयंती मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं और ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में समर्पित लोग जुड़े हुए हैं। कम ही सही पर अच्छे लोग जुड़े हैं, जिनके माध्यम से यह संगठन बहुत आगे जाएगा, ऐसा मैं अपनी बात रख रहा हूं। और जितना ज्यादा हो सके हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को, अपने महापुरुषों को परिचित कराना बहुत जरूरी है और खास करके पिछड़ा वर्ग के साथियों को हमें जोड़ना होगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के साथी समझ नहीं पाए हैं और जो समझ रहे हैं वो दूर हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें समाज में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि इस मिशन को ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने इतना गलत प्रचारित कर दिया है, मनुवादियों ने, कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो सीधा सीधा आम्बेडकर विचारधारा को, फुले विचारधारा को सबसे निचले स्तर का और अछूत मानते हैं आज। उसका कारण है कि हमको इन महापुरुषों ने जो काम किया और जिनकी बदौलत आज पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी अच्छे अच्छे पद मिल रहे हैं आरक्षण के बदौलत, मंडल आयोग लागू होने के बाद से। तो ये जानकारी हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों को देना होगा। साथियों, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़, आपने अपनी बात रखी। अब मैं एक और हमारे प्रदेश के संयोजक, पंजाब से एडवोकेट
प्रतिपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और पंजाब की गतिविधियों को विषय के अनुसार रखें। प्रतिपाल सिंह, एडवोकेट प्रतिपाल सिंह, माइक को अनम्यूट करें एडवोकेट साहब। माननीय एडवोकेट साहब पंजाब, आपसे अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें। चलो उनको बाद में लेंगे। जब तक हम मध्य प्रदेश के संयोजक माननीय संतपुरी कमलेश बौद्ध साहब से अनुरोध करते हैं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और जयंती से संबंधित जो विषय है उस पर अपनी बात रखें। माननीय संतपुरी कमलेश बौद्ध, माइक को अनम्यूट करें सर। माननीय कमलेश जी, अपने माइक को अनम्यूट करें अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। चलो हमारे दोनों साथी अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, जब तक में हमारे जो आगरा से हैं कैलाश वर्मा जी, शायद वो भी चले गए नहीं। हमारे एक और साथी हैं वो भी चले गए नहीं है। माननीय कमलेश बौद्ध जी, अपनी माइक को अनम्यूट करें। चलो मैं उड़ीसा से हमारे एक और वरिष्ठ साथी नेपालेश्वर टंडी साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी माइक को अनम्यूट करें और 5 मिनट में अपनी बात रखें। नेपालेश्वर साहब। हेलो जी। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज आ रहा है सर? जी आ रहा है, आ रहा है, बोलिए आप। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए, बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नमन करते हुए तथा सभी प्रदेश का उपस्थित वेबिनार में संयोजक, सह संयोजक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, उपासक, उपासिका सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। उड़ीसा में हम लोग 11 अप्रैल को दोनों महापुरुषों का जयंती बड़े धूमधाम से किया था और 11 तारीख को हमने सभी वर्गों से SC, ST, OBC सभी वर्गों का स्पीकर भी रखे थे। उसमें से कामदेव साहू रिटायर असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहू वो डॉक्टर है, बुद्धराम मेहर वो OBC ग्रुप का है, ST का भी है। मैं इस वेबिनार से एक बात बोलना चाहता हूं कि पहले हम लोग जो शुरुआत किए जयंती का, उसमें महिला को प्रावधान दिए। चारों महिला स्पीकर को पहला हम लोग स्टेज पर लाए और उसमें से एक स्टूडेंट
एक ठो महिला थी, वो ओपनिंग सॉन्ग में शुरुआत किए थे। बड़ा बात वही है कि वो स्टूडेंट ने हमारे फुले जी का जन्म से लास्ट उनका डेथ तक उनका पूरा जीवन ही बोले। बड़ा बात वही है कि हमारे जो रिटायर वाइस ऑफिसर थे अंधेर जी, वो दोनों सामाजिक परिवर्तन फुले जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिटेल बात रखी थी। बड़ा बात वही है जो आरबीएम ओडिशा पहले बार सर अभी ओडिशा पहले बार वो जयंती बड़ा धूमधाम से मनाया है। उनका असर जदियो हम लोग 82 प्रेजेंट थे, लेकिन पेपर में उसका असर हम देखे 80,000 तक प्रसार हो गया। 80,000 तक लोग इस बारे में, जयंती के बारे में, आरबीएम के बारे में, आगे तो उड़ीसा में आरबीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन ये पहला बार ये जयंती के माध्यम से ये उड़ीसा में एक ठो हलचल मच गया, एक ठो तहलका हो गया। वही उम्मीद करते हैं कि बार बार हमेशा हम महीना में एक बैठक करेंगे उड़ीसा, वही संबलपुर में, तो आरबीएम का बहुत कुछ आगे बढ़ेगा और सदस्य भी बढ़ेंगे। मेरा मानना है सर, जे आरबीएम जो उनका विचारधारा जो एम्स ऑब्जेक्टिव है, बड़े पैमाने पे हम लोग उनको बताना है और बता भी रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है, उसके बारे में हम जो मीटिंग में ज्यादातर बोलते हैं। क्यों हम 11 तारीख को चुने दोनों महापुरुष का जयंती करने के लिए, उसके बारे में हम बताए जो 11 तारीख महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती है और डॉक्टर बाबा साहब का जयंती है। इसलिए चुने कि ओबीसी समाज को हम एक ठो मैसेज देना था, आप यूनाइटेड हो जाइए, आपका महापुरुष को जान लीजिए। क्या है कि हम लोग हमेशा 14 तारीख बाबा साहब का जयंती मनाते हैं, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती भूल जाते हैं या इतना हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये पहले बार है। हम धर्म प्रकाश भारतीय जी को धन्यवाद करते हैं, आगाह करते हैं कि उनका सोच एक महान रंग लाया। उनका सोच में बहुत हम प्रभावित हुए को हम एक महान महापुरुष को, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु को पहला सम्मान देना चाहिए। पहला गुरु, उसके बाद चला। इसलिए हम 11 तारीख को जोरदार से हम लोग ओडिशा वाले बनाए और बहुत असर हुआ सर। आरबीएम का जो मकसद है, जो प्रभाव आरबीएम का एम्स ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग भी एक जोरदार प्रचार और प्रसार करने में सफल हुए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधुवाद माननीय साहब। अब मैं जम्मू कश्मीर के सह संयोजक माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि जयंती से संबंधित अपने विचार रखें। माननीय इंजीनियर आरसी बनगोत्रा साहब। बनगोत्रा साहब, आपसे अनुरोध है माइक को अनम्यूट करें। जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए मान्यवर सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा
जी उनका जय भीम। तो हमें ऐसा हमें देश मिले थे 11 को ज्योतिराव महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्मदिन मनाना है। तो जो हम आपको आरबीएम के प्लेटफॉर्म से बताते हैं कि जे जम्मू कश्मीर में पहली बार आरबीएम के प्लेटफॉर्म से जे प्रोग्राम जो पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ है। इससे पहले कभी जन्मदिन आज किसी ने इससे पहले कभी भी महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्मदिन आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारी कि हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो हमें दिशा निर्देश दिए थे, तो उससे हमने उस दिन ज्योतिराव फुले का और अपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन इकट्ठा ही मनाया। तो उस दिन हमने 11 तारीख को प्रोग्राम शुरू किया था। इसमें हमारे भिन्न जगहों से भिन्न स्थानों से तो तकरीबन 50 आदमी आए हुए थे। तो हमने सबसे पहले अपने जो ओबीसी के लोग थे उनको बोलने का मौका दिया, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में ओबीसी वालों की संख्या है लेकिन वो शाना हमारे साथ आगे नहीं आते हैं। तो इसलिए हमने जो स्पीकर रखे थे वो ओबीसी वर्ग के रखे हुए थे। तो ओबीसी वालों को भी हमने उनको प्रोत्साहन दिया कि आप अपने समाज को बताओ कि हमने हमारी क्या उपलब्धि है, हमारे जो समाज में हमारे जितने क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं जितने भी, तो उनके बारे में आप अपनी उपलब्धियां बताएं। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया और काफी अच्छा माहौल रहा। उसके बाद हमारे कुछ और भी स्पीकर थे जिन्होंने डॉक्टर साहब के बारे में बोला, महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में बोला। तो जब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। अब हमको देख के आरबीएम के इस प्लेटफॉर्म को देख के अब लोगों को जागृति पैदा हुई है कि कम से कम हम अगले साल मतलब इसको और ज्यादा धूमधाम से मनाएं। तो जी हमें बहुत बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली है कि हमारे जैसे काशीराम जी ने इस मुहिम को चलाया है कि हमें तो पहले हम इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, जब किसी भी थे तो उनको ये मतलब इन चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं था। पढ़ते थे हम लोग लेकिन इतना नॉलेज नहीं था कि महापुरुषों का जन्म। तो जो हमें माननीय काशीराम जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, ज्योतिराव फुले के बाद उन्होंने इस महापुरुषों की हिस्ट्री को, महापुरुषों की जितनी उपलब्धियां हैं वो सामने लाई। तो आज हमारा समाज इस तरीके जागृत हो चुका है कि कम से कम हम हर महापुरुष का जन्मदिन मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो अगर माननीय काशीराम जी के बाद अब मेरी आवाज आ रही है सर? आपका नेट क्लियर नहीं है, अपनी बात जल्दी खत्म करें। आवाज नहीं आ रही? बहुत बेकार आवाज आ रही है। मैं जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है माननीय साहब तो लेकर अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ। अच्छा, तो मतलब हमें जो छाना हमें आरबीएम के प्लेटफॉर्म से हमें जो एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। हम सब लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि हम इन ज्यादा से ज्यादा लोग इस आरबीएम से जुड़े और अपनी महात्मा गौतम बुद्ध जी का जो मतलब जितनी भी हिस्ट्री है, या ज्योतिबा फुले की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, हमारे संतों ने तो कोई हिस्ट्री लिखी नहीं, क्योंकि संत रविदास ने भी उनकी जो लिखी हुई वाणी वो किसने लिखी है, संत कबीर जी की वाणी किसने लिखी है। लेकिन कम से कम हमारे बाबा जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कुछ भी किया है वो उसने किताबों में लिख कर गए हुए हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही पढ़ने को मिल रहा है। आज हमारा समाज चाहे ओबीसी का है, चाहे वो एसटी का है, चाहे वो एससी है, वो आज पढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसको हमें अवेयरनेस भी करना है। जैसे कि मेरे साथियों ने बोला है कि हमारा युवा वर्ग इसके साथ नहीं जुड़ रहा है, कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ 2 बंदे भी जुड़ेंगे
एक वेबिनार में, तो दूसरे वेबिनार में हो सकता है 5 बंदे जुड़े, क्योंकि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। तो कम से कम हमें 2 साल में या 3 साल में हम इस अपनी मुहिम को, अपनी इस संस्था को वहां उस प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे कि जहां से हमें काफी कुछ हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी। इसलिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, सब स्टेट से यही मेरी विनती है, हर स्टेट से मेरी यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बरमोत्रा साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हृदय बौद्ध जी बांदा यूपी से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपनी बात को रखें जयंती संबंध। माननीय हृदय बौद्ध जी, बांदा यूपी। हेलो जी आ रही है आवाज सर? जी यार, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम। सर्वप्रथम तथागत करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में 3 बार नमन एवं वंदन करता हूँ और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से इस समय जो दौर चल रहा है, हेलो, डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है सर, डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है सर। अपनी बात रखिए, अब खत्म हो गया। जी सर। साथियों, जिस प्रकार से पिछले साल से ये कोरोना का संक्रमण चल रहा है, जिस कारण से हम लोग जिस उत्साह से काम करना चाहते हैं और जिस उत्साह से घर गांव-गांव जा करके इस जन जागृति अभियान को करना चाहते हैं, उस कार्यक्रम को हम लोग करने में सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि पिछले साल से मार्च से कोरोना संक्रमण आया हुआ है, जिस कारण से हमारे सभी जो बुद्धिजीवी साथी हैं, जो मिशनरी साथी हैं, वो इसके कारण जो है इन कामों से थोड़ा पीछे पड़ गए हैं, जिस कारण से थोड़ी शिथिलता आई है। क्योंकि जब तक व्यक्ति फील्ड में काम नहीं करेगा, तब तक हम किसी भी दशा में सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी जो यह क्रांति का दौर चल रहा है और RBM राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो प्रयास है, वह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। कम से कम इस कोरोना काल के पीरियड में जो ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से इस तरह की मीटिंग प्रस्तावित की जा रही हैं, एक सप्ताह में कम से कम 3-4 मीटिंगें हमारी लगातार होती हैं। सोमवार को संविधान चर्चा होती है शाम को 7 बजे। प्रत्येक बुधवार को बुद्ध और उसका धम्म का वाचन किया जाता है। ये 2 जो विशेष कार्यक्रम हैं, इन 2 विशेष कार्यक्रमों को इसके पहले लोग संविधान से जो अनभिज्ञ थे और जो हमारे बुद्ध और उसका धम्म है उससे जो अनभिज्ञ थे, इन 2 मीटिंगों में जो सोमवार को बुधवार को ये इसका वाचन स्टार्ट किया गया, इससे बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है समाज में और लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, ये सब्जेक्ट भी हमें पढ़ना जरूरी है। लोग संविधान जानते हैं कि देश में संविधान लागू है, लेकिन संविधान है क्या यह नहीं जानते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे कानपुर के रहने वाले संविधान विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर RC धीमान सर, उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि वो अपने 1 घंटे के वेबिनार मीटिंग में बहुत ही सुंदर एवं सहज तरीके से संविधान के बारे में बताते हैं। मैं समझता हूँ जो भी युवा वर्ग का साथी हमारी इस वेबिनार मीटिंग में जुड़ा होगा और वो प्रत्येक संविधान की चर्चा में भाग लेता होगा, निश्चित रूप से उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का
समावेश होगा और जो बुद्ध और धम्म है उसका वचन किया जाता है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो यही है, जिसके बारे में अगर लोगों ने पढ़ लिया तो उसे फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों, जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा ये जो 2 कार्यक्रम विशेष रूप से चलाए जाते हैं, मैं आह्वान करता हूं सभी युवाओं का और अपने और साथियों का कि इन 2 कार्यक्रमों में जरूर अधिक से अधिक साथियों के साथ इसमें जोड़ने के लिए कहें और प्रयास करें, क्योंकि जब तक हमें अपने कर्तव्यों का, मूल अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। हमारी क्या कर्तव्य है देश के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, ये सब जानकारी हमें कैसे मिलेगी। इसकी जानकारी हमें संविधान की वेबिनार मीटिंग से मिलती है। और जो जीवन में प्रकाश का कार्य करता है बुद्ध और उसका धम्म, इसके बारे में ये 2 पुस्तकें लगभग हर घर में पहुंचना चाहिए। ये भी एक मैसेज जाना चाहिए, जा ही रहा है हमारे आरबीएम के द्वारा। तो और आरबीएम के द्वारा जो किए जा रहे प्रयास है वह बहुत ही सराहनीय है और लोगों को एक चर्चा का विषय बन चुका है। जिस जिले में भी आरबीएम के जो साथी हैं और उन्होंने थोड़ा सा भी प्रयास किया है तो निश्चित रूप से उसमें जुड़ने की लोगों के अंदर प्रेरणा जगी है और वो धीरे धीरे इस कारवां को और जुड़ते जाएंगे। तो निश्चित रूप से आज इस मीटिंग का जो एक सभी प्रांत के लोगों के साथ ये मीटिंग रखी गई है, इसका भी मैसेज जाएगा कि हम लोगों ने किस प्रकार से सभी महापुरुषों के जन्म जयंती, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हमारे संत, चाहे वो संत कबीर साहब हो, संत रविदास साहब हो, संत गाडगे महाराज हो, और जितने भी हमारी वीरांगनाएं पैदा हुई, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी, वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, और भी जितनी हमारी महिलाएं जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, वीरांगनाएं, उनके बारे में भी वेबिनार के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो एक बड़ा मोमेंट है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, जिस और ये अपने कार्य पर निरंतर लगी हुई है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारी जो केंद्रीय यूनिट है उनका बहुत ही कुशल एवं प्रबंधन बहुत ही अच्छा रहता है और इतने सभी समर्पित साथी हैं इस केंद्रीय टीम में कि वो दिन रात पूरा अपना कीमती समय, लोग समय नहीं दे पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोग कि अपने घरेलू काम में लगे होते हैं लेकिन फिर भी समय निकालते हैं और उस समय पर उपस्थित होकर बहुत सुंदर तरीके से संचालन किया जाता है। ये भी अपने आप में एक विलक्षण है साथियों। तो मेरा आज की इस जो हमारी ये सभा है इसमें यही कहना है कि सभी साथी, जब तक ये कोरोना काल चल रहा है तो इस कोरोना के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जितने भी आरबीएम के द्वारा वेबिनार आयोजित किए जाते हैं उनमें अधिक से अधिक सभी साथी जरूर जुड़े और उसका लाभ लें, ताकि जैसे ही ये कोरोना पीरियड खत्म हो, हम लोग सभी साथियों के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग फील्ड पे काम कर सकेंगे। फील्ड में काम करने के लिए हमारे ये आज जितने भी सभी साथी ज्ञान दे रहे हैं या बता रहे हैं या हमें जो निर्देश दे रहे हैं, ये हमें सामाजिक फील्ड में काम करने में सहयोग देंगे। और कोशिश सभी साथी करें कि जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी श्रद्धेय धम्म प्रकाश भारती जी आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़े, तो कम से कम ना 5-5 जोड़े, लेकिन अगर एक व्यक्ति ही जुड़े तो भी हमारी संख्या जितनी आज जुड़ी हुई है 65 जुड़ी हुई है, यदि एक जोड़ते हैं तो 150 के आसपास पहुंच जाएगी साथी। तो ये कोशिश लक्ष्य रखें हर समय में। इसमें भी देखने की बात है कि देखिए हमारी आज जो मीटिंग हो रही है ये सभी प्रांतों की मीटिंग हो रही है, तो हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी में है, जो राज्य के संयोजक बने हुए हैं, तो क्या उनकी जवाबदेही बनती है
कि वो अपने राज्यों से कितने साथियों को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ये प्रांतीय मीटिंग रखी गई है सभी प्रदेशों की, एक समीक्षा वैसा बैठक कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने संयुक्त जयंती मनाई फूले साहब की और बाबा साहब की जयंतियों के बाद ये जो एक समीक्षा बैठक रखी गई है। माननीय, मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि अब समय होता जा रहा है और हमारे जी अध्यक्ष तो जी जी हाँ, तो साथियों मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे संयोजक महोदय हैं सभी प्रदेशों के, अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करें और बहुत ही इसका जो आरबीएम का उद्देश्य है बहुत ही सराहनीय उद्देश्य है और निश्चित रूप से हम जैसे युवाओं के लिए और आने वाले पीढ़ी में जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत एक आवश्यक रहेगा। इसलिए सभी साथियों मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूँ यहीं पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कमलेश जी अपनी बात को रखें। संघप्रिय कमलेश घोष जी अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपनी बात को रखें। माननीय जी, सबसे पहले सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए स्वागत अभिनंदन। और हमारे मार्गदर्शक एवं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय चंद्रा साहब, और सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सभी प्रदेश के संयोजक एवं इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। समय बहुत हो गया है और लगभग 2 घंटे से हमारी चर्चा चल रही है। सभी पदाधिकारी साथियों ने अपनी चर्चा रखी और जिस प्रकार से जो आज की मीटिंग का विषय है कि महात्मा ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संस्था का निर्देश था कि संविधान को लेकर हमें जयंती मनानी है और जिसमें सभी जयंती कार्यक्रमों में एक विशेष गाइडलाइन मिली थी, लेकिन कोरोना के चलते सभी कार्यक्रमों में काफी बदलाव हुआ और ऐसी स्थिति में कार्यक्रमों में काफी डिस्टरबेंस भी रहा। लेकिन मध्य प्रदेश के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि 11 अप्रैल के जो कार्यक्रम थे, तैयारियां तो थी, लेकिन कई जिलों में लॉकडाउन की स्थिति बनी और कई जिलों में परमिशन नहीं होने के कारण शॉर्ट छोटे छोटे प्रोग्राम सभी जिलों में लगभग हुए हैं और सभी जगह महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। कई जगह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर पर मनाई गई। कुछ पदाधिकारियों ने अन्य संगठनों के साथ तालमेल बनाकर संयुक्त रूप से कई संगठनों ने मिलकर जयंती मनाई। तो जयंती का कार्यक्रम सभी जगह हुआ है और बड़े हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती तो मनाई जाती है, लेकिन जो ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा के अग्रदूत हैं, उनकी जयंती पर इस बार विशेष जो हमने शुरुआत की थी उसका जो परिणाम है, हमें ये देखने को मिला कि अन्य संगठनों में जब हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संगठन द्वारा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा सूचना प्रसारित की जा रही थी और लगातार एक प्रयास किया जा रहा था कि इस बार महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाए, तो उस प्रयास से अन्य संगठनों ने प्रेरणा ली और जिस दिशा में हम बढ़ रहे थे, कई संगठनों ने उस दिशा में प्रयास किया और हमारे साथ साथ कई अन्य संगठनों ने भी हमारे साथ साथ, हर साल वो इतना बड़े पैमाने पर नहीं करते थे, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक माहौल तैयार किया, तो वो एक माहौल जो तैयार हुआ, तो कई साथी और कई संगठनों ने हमारा अनुसरण किया और उन लोगों ने भी जयंती मनाई। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर हम किसी चीज की शुरुआत और पहल समय रहते कर देते हैं तो उससे कई दूसरे संगठन भी प्रेरणा लेते हैं। भले ही वो अपने आप को ये स्वीकार ना करें कि हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से प्रेरणा ली, हम तो पहले से ही मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन समय रहते जब किसी चीज का प्रसार शुरू हो जाता है और लोगों तक ये बात पहुंच जाती है कि नहीं, जयंती मननी चाहिए और जयंती महापुरुषों की जयंती है, तो लोग किस तरह से हम मना रहे हैं, तो एक मार्गदर्शन, एक गाइडलाइन लोगों को मिल जाती है
आसानी से, तो वो फिर उसको उस दिशा में अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मध्य प्रदेश में सभी जिलों में मनी है जयंती, और बाकी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बड़े मनाई गई। लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना कर्फ्यू के बावजूद और पूरे परमिशन नहीं मिलने के बावजूद भी सभी जगह कम से कम 100-100, 200 लोग इकट्ठे हुए, पार्कों में गए, और घर-घर जयंती जैसे सुबह के समय जो रहा माहौल पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सुबह के समय सभी संगठनों के लोग, खासकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी साथी, बाबा साहब की स्टेच्यू जहाँ भी थी, पार्क में थी, बिहारों में थी, तो वहाँ लोग पहुंचे और लोगों ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए, याद किया, और बड़े ही हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती मनाई। लेकिन इसके बाद यही नहीं रुकी बात। अभी तक क्या होता था कि लोग पार्क तक जाते थे, चौराहे तक जाते थे और सभाएं करते थे और भूल जाते थे। लेकिन इस बार जो कार्यक्रम देखने को मिला कि बाबा साहब की जयंती सुबह से ही शुरू हुआ कार्यक्रम, तो लोगों के घर तक पहुंचा और लोगों ने रात में घर में बुद्ध वंदना की, दीप प्रज्वलित किए बाबा साहब के सामने, और बढ़िया अपने घरों में पकवान बनाए, और इसका एक पर्व की तरह माहौल रहा। और जिस तरह से लगा इस बार के नहीं, अब हमारी एक सांस्कृतिक बदलाव की ओर हमारा समाज बढ़ रहा है। तो जो बदलाव मैंने देखा है मध्य प्रदेश में, खासकर सांस्कृतिक बदलाव, गांव-गांव तक इस चीज का वो हुआ है, और लगातार युवा साथियों ने अपने घरों में बाबा साहब के साथ और तथागत बुद्ध और हमारे महापुरुषों का चित्र रखकर और कैंडल जलाए, अपने घरों पर लाइटिंग की, और घर में पकवान, खीर, अन्य मिठाई, मिष्ठान भी बनाए। तो ये एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव इस बार मेरे को देखने को मिला है मध्य प्रदेश में, और अगर हमारा इस तरह से प्रयास रहा तो इसका मुझे लगता है कि आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, और लगातार सतत कार्य करने की ज़रूरत है। और सभी साथियों से बस मेरा यही अनुरोध है कि थोड़ा-सा समय संगठन के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। ऐसा ना हो कि आप ज़ूम पे जुड़े हैं या कोई फिज़िकली मीटिंग हुई, उसके बाद थोड़ा-सा हमारा ध्यान दूसरे कामों में लग जाता है। तो मैं बस यही अनुरोध चाहता हूँ कि अब ये जयंती का जो दौर है, ये लगभग पूरा हो रहा है, ये महीना चलेगा, लेकिन अब हमें महापुरुषों की विचारधारा को जैसी है वैसी स्थापित करने के लिए समाज तक पहुँचना है, उन तक अपनी बात पहुँचाना है। उसके लिए सतत हमें होमवर्क करने की आवश्यकता है और फील्ड वर्क करने की आवश्यकता है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, बातें तो बहुत हैं। सभी साथियों ने मेरे को सुना। माननीय चंद्रा साहब और माननीय संचालक महोदय का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय बादल साहब, मैंने अपनी बात समाप्त कर दी है। अगर आपको लगता है तो और बात कहना है तो मैं और भी कह सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बात समाप्त कर दी है। मुझे लगता है कि अगले जो साथी हैं उनको मौका दें। माननीय बादल साहब। बहुत-बहुत साधुवाद माननीय साहब। आज का समय लगभग पूरा होने को है। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बीएल चंद्रा साहब से अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष जी उद्बोधन रखें। माननीय बीएल चंद्रा साहब। उन्हें बहुत-बहुत साधुवाद। आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, आपके सफल संचालन के लिए मैं आपके हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संस्था ने आज मुझे कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए निर्देश दिया। मैं सर्वप्रथम अपने महान पुरुषों को नमन, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन, संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को हम जन्म जयंती महात्मा ज्योतिराव फुले साहब की संयुक्त रूप से साथी मना रहे हैं। और आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश जी भारती जी अस्वस्थ होने के कारण हमारे बीच नहीं जुड़ पा रहे हैं साथियों, क्योंकि 10 अप्रैल को उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि उनकी अनुपस्थिति में हमने आगरा के अंदर जो कार्यक्रम किया, एक भव्य आयोजन किया। 11 अप्रैल शाम को 4 बजे से हमने अम्बेडकर बाट का। मेरी आवाज आ रही है? आएगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। 11 अप्रैल को 4:30 बजे से हमने अम्बेडकर बाट का आगरा में एक आयोजन किया, संयुक्त रूप से महात्मा ज्योतिराव फुले जन्म जयंती और बाबा साहब की जन्म जयंती। साथियों, मुख्य बात उसमें ये थी कि हमने जिस तरह से साथियों से तैयारी की, परमिशन के लिए हमारे सामने भी समस्या थी, लेकिन संस्थापक जी ने मुझे निर्देश दिया तो अपने साथी सब एडीएम सिटी साहब से मिला और परमिशन हमने
प्राप्त कर ली, भाग दौड़ करके कार्यक्रम किया, बहुत भव्य किया। मुख्य बात यह थी कि कार्यक्रम को सम्मानित मंच था तो कुशवाहा समाज से पूरी तरह सुशोभित था, ओबीसी से। मुख्य अतिथि मोहन सिंह कुशवाहा जी थे, ये विद्यालय के प्रबंधक थे, एडवोकेट साहब। दूसरे वक्ता के रूप में हमने गोपाल सिंह कुशवाहा जो 1995 में पार्षद हुआ करते थे माननीय धर्मप्रकाश भारती जी के साथ बहुजन समाज पार्टी से, वो भी कुशवाहा समाज के बहुत वरिष्ठ साथी थे। एक साथी शिव सिंह कुशवाहा, सूरज भान सिंह जी, ये 4-5 लोगों को हमने सम्मानित मंच बनाया। साथ में ही अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष की अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी की थी, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय लालन केसरी साहब को हमने अध्यक्षता सौंपी और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथियों 50% उसने कुशवाहा समाज, बघेल समाज, दिवाकर समाज, वाल्मीकि समाज को हम लोगों ने एकत्रित किया और जाटव समाज के लोगों को, और कार्यक्रम हमारा लगभग 8:30 तक चला। मैं अभी समीक्षा में सभी साथियों को, अपने सम्मानित साथियों को सुना था। साथियों पेंटर साहब उत्तराखंड से अपनी बात रखी, उड़ीसा से धर्मप्रिय जी ने अपनी बात रखी, सतना मध्य प्रदेश रवि बौद्ध जी ने, बीएल कदम जी को समय नहीं मिल पाया, झारखंड से राम प्रसाद बौद्ध जी, छत्तीसगढ़ विजय बौद्ध जी, पंजाब से प्रतिपाल सिंह जी नहीं बोल सके नेटवर्क के कारण, मध्य प्रदेश भोपाल से संगप्रिय दोहरे साहब जी को भी आप सुन ही रहे थे, और नेपलेश्वर तांडी साहब उड़ीसा से, जिन्होंने कहा प्रथम बार हमने कार्यक्रम किया। ऐसा ही जम्मू एंड कश्मीर से परगोत्रा साहब, हृदय बौद्ध जी आदि समय साथियों ने भी समीक्षा में बताया कि कई जगह तो जिलों में तो हमने प्रथम बार महात्मा ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती बनाई। साथ ही ये परंपरा माननीय धर्मप्रकाश भारती जी के द्वारा निर्देश जारी हुआ संस्था के लिए, और लोगों ने पूर्ण रूप से उसका पालन किया। संयुक्त रूप में जयंती मनाई, कई जगहों पर हर्षोल्लास के साथ लोगों ने जयंती मनाई। जो संस्थापक अध्यक्ष जी का ऐसा भाव रहता है संस्था के प्रति, जैसा कि मानवर कांसीराम साहब ने बहुत पहले सर्व समाज के लोगों को जगाने का काम किया कि इनके समाज के महान पुरुषों को इन्हें पढ़ाने का काम करो, ये कौम स्वतः ही क्रांति कर देगी। उसी कड़ी माननीय धर्मप्रकाश भारती जी ने उसी पैटर्न पर काम करना स्टार्ट किया, और आरबीएम को एक सफल नेतृत्व उनकी तरफ से, जो आज आप देख रहे हैं 2007 में राष्ट्रीय बौद्ध का बीज डाला और आज ये वो अंकुरित होकर एक वृक्ष के रूप में साथियों जमने लगा है। 26 प्रदेशों के अंदर महात्मा ज्योतिराव फूले बाबा साहब की जयंती को मनाने का कार्य किया, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने किया। कई प्रांतों की खबर आई, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमने भी लाइव चलाया। इस तरह से कार्यक्रम को हमने अंजाम दिया और आज उसका बीज डाला गया। माननीय धर्मप्रकाश भारती जी को 18 मार्च 2018 में लगभग 1 लाख की भीड़ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के धम्म दीक्षा समारोह में भिक्षु संघ ने पूछा कि आदरणीय धर्मप्रकाश भारती जी, आप अपनी संघ से बताइए आप क्या करना चाहते हैं। तो कि धर्मप्रकाश भारती जी का जीवन जो था वो राजनीति से प्रेरित था, लेकिन 2014-15 में उन्होंने राजनीति बिल्कुल अपनों का मोह भंग हो गया। आदरणीय बहन जी से उन्होंने निवेदन कर लिया कि मैं अब राजनीति नहीं करूंगा। उस दिन से लेकर आज तक वो किसी भी पार्टी में नहीं गई, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं गई, तो कि उन्हें ऑफर भी मिले। हमारे सामने भी कई बार चर्चा हुई, कई दलों के साथ चर्चा हुई, लेकिन स्वतः ही उन्हें मना कर दिया। अब जो काम करना है वो धर्म का काम करना है। शेष जीवन पूरा आरबीएम के लिए समर्पित है उनका, और हम उनको स्वास्थ्य के लिए भी कामना करते हैं साथियों को, उनका स्वास्थ्य शीघ्र अच्छा हो। जैसे कार्यक्रम की बताया संकल्प समारोह, संविधान संकल्प समारोह दिवस पूरा महा रहेगा। हम पूरे महा से जूम के माध्यम से, और जो लोग छूट गए वो 16 अप्रैल आज है, 17 को बनाया, 18, 19, 20, 30 अप्रैल तक संकल्प संविधान संकल्प समारोह के रूप में संयुक्त रूप से महात्मा ज्योतिराव फूले क्योंकि गुरु थे और बाबा साहब परम पूज्य बोधि अम्बेडकर को जयंती की वर्षगांठ मनाएं। ऐसा मेरा सभी से एक पुनः निवेदन प्रार्थना करता हूं सभी साथियों से, जो लोग शादी छूटे हैं संस्था के वो कृपया क्रम को जारी रखें। परमिशन लेते हैं जूम ऐप के माध्यम से फिजिकली
और मैं सभी साथी को पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों ने इसमें कार्य बढ़ चढ़ के चलिया, वो बहुत 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 साधुवाद। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। आज के समीक्षा वेबिनार आपकी अध्यक्षता में संपन्न हुई और बहुत अच्छे तरीके से समापन हुआ है। अब मैं आज उपस्थित सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। सभी साथी उपस्थित हुए और जो भी जानकारियां विषय के अनुसार थी अपने अपने क्षेत्रों की सभी साथियों ने रखी हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। अब हमारी अगली वेबिनार राष्ट्रीय 20 तारीख को होगी। वैसे ये मध्य प्रदेश की हम रख रहे थे, सम्राट अशोक जयंती की, लेकिन सभी साथियों के बार बार अनुरोध आए कि सम्राट अशोक मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे भारत और विश्व की है, तो इसको मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेशों की पूरे राष्ट्रीय जयंती रख ली जाए। तो इसके मध्य प्रदेश के साथ साथ सभी राज्य पुनः ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे। वैसे हमारा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी को अनुरोध था कि 200 साथी इसमें बैठा लेंगे, लेकिन अब इसमें हम 500 साथियों के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। पूरे भारत से सम्राट थे वो, इसलिए सम्राट जैसी उनकी आइडेंटिटी, अगर हम उनको वास्तव में सम्राट मानते हैं तो सम्राट जैसी आइडेंटिटी हमको घोषित करना है, साबित करना है। और मेरा सभी साथियों से विशेष अनुरोध है कि 500 साथी बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। 200 साथी तो मध्य प्रदेश से ही बैठेंगे। ऐसे मध्य प्रदेश के संयोजक जी का कमिटमेंट है कि हाँ 200 बैठेंगे, और यूपी से भी ज्यादा से ज्यादा साथी बैठेंगे, और पिछड़ा वर्ग से हम अधिक से अधिक साथी निकालने की कोशिश करेंगे। और माननीय हृदय वर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे साथियों को बिठाने में, क्योंकि सम्राट अशोक से संबंधित हम बेहतरीन जानकारी उस दिन रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने अपने माइक को खोल लें और हम धम्म पालन इसके कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी साथी अपने माइक को खोल सकते हैं। सभी साथी दोनों हाथ जोड़े और हम धम्म पालन गाथा के बाद कार्यक्रम का समापन करें। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चकेनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी, सब्बे होन्तु चकेनो, सब्बे भद्राणि मा किंचित् दुःखमागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चकेनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, मम नमामि, हम नमामि। सब मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभा का समापन घोषणा की जाती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को सादर जय भीम।